नमस्कार दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरे नेपाल के कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस शॉक में आ गए हैं। क्या है कि आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे कि नेपाल बार बार आरोप लगाता है कि भारत ने नेपाल की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, लेकिन बालेन शाह ने यह कह दिया है कि सिर्फ भारत ने नहीं, खुद नेपाल ने भी भारत की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है। आप देख सकते हो खबर, पीएम बालेन शाह नेपाल एनक्रोच्ड इंडिया टू रिमार्क ट्रिगर्स बैकलैश एट होम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्यों ये चीज़ें कही, यहाँ पर यूके का रोल क्या आ जाता है, हिस्टोरिकली यहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये कोड है अंकित लाइव, इस पे आप ले सकते हैं। एंड ये फ़ोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बालेन शाह का क्या कहना है। क्या है ना कि वहाँ की जो पार्लियामेंट, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चुनाव हुआ था, और जो पूरा जेनजी प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद ये जो चुनाव था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था नेपाल के लिए। और यहाँ पर जो पार्टी है आरएसपी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि बालेन शाह की है, उनको बहुत बड़ी बहुमत मिली। मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो नेपाल में ऐसा हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर वो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री बन गए। अब उन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में बयान दिया, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस, वहाँ पर बयान दिया। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है, देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मतलब वो अपने मेंबर्स को ये कह रहे हैं कि आपको भी जानकर हैरानी होगी कि मैं जब प्रधानमंत्री बना उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली टेरिटरी को एनक्रोच नहीं किया है, खुद नेपाल ने भी इंडियन टेरिटरी को कई जगहों पर एनक्रोच किया है। एंड सो बोथ कंट्रीज शुड स्टडी द फैक्ट। दोनों को मिलकर साथ में बैठकर फैक्ट के बारे में स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से उनका ये भी कहना है कि चाइना और यूके, उनसे भी ये मैटर्स को समझने के लिए मैंने कहा है। बेसिकली क्या है ना कि जो यूके है वो इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे आपको एक बड़ा रोल निभाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश इंडिया का शासन था तो नेपाल के साथ जो भी यहाँ पर समझौता हो रहा था, जो भी युद्ध हुआ, तो उसमें यूके का रोल इंपॉर्टेंट था, ब्रिटेन का। तो कहीं ना कहीं बालेन शाह एक प्रकार से उधर इशारा कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनली क्या था कि नेपाल का पोजीशन हमेशा यही रहा है कि भारत ने ही नेपाली टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, लेकिन बालेन शाह का ये कहना कि खुद नेपाल ने भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। और भारत के लिए तो ठीक है ये। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेपाल में बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो शॉक में हैं कि बेसिकली नेपाली लीडर्स रेयरली एडमिट करते हैं कि नेपाल ने भी भारत की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया। और यहाँ पर बेसिकली बालेन शाह ये कह रहे हैं कि हमें यूके को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ऑल्दो आप सब जानते हो भारत का हमेशा से ये क्लियर स्टैंड है कि अगर हमारे और किसी नेबर के बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, टेरिटरी को लेकर, लैंड को लेकर, तो हम ही दोनों मिलकर सुलझाएंगे, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। तो खैर जो भी है मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। और चाइना का भी जिक्र किया है कि चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है वो आता कहाँ से, इसको समझिए। 200 साल पहले 1814 से 1816 के बीच में एक एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। तो क्या है ना कि 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो नेपाल काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा था। एक्सपैंड होते होते हालत ये थी कि उत्तराखंड का काफ़ी सारा एरिया, हिमाचल का कुछ एरिया, इसके नीचे उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम का कुछ एरिया, ये सारे कई एरियाज ऐसे थे जो नेपाल के कंट्रोल में आ रहे थे। और अल्टीमेटली इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, क्योंकि ध्यान रखिएगा 1857 के पहले की हम बात कर रहे हैं, जब डायरेक्टली क्वीन का शासन नहीं था, उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उनके बीच में और नेपाल के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इस युद्ध में जो है, और इसी युद्ध को बेसिकली वॉर कहते हैं, एंग्लो नेपालीज वॉर। और नेपाल इवेंचुअली ये जो वॉर है वो हार जाता है। और युद्ध के बाद जो है ट्रीटी होती है, जिसको आप सभी ने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और यही पूरे डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? देखो, नेपाल, क्योंकि
नेपाल ये युद्ध हारता है, इसकी वजह से नेपाल ने जितना भी एक्सपेंशन किया था वो उसको लूज़ करना पड़ता है, काफ़ी सारा एरिया जो है वो नेपाल लूज़ कर जाता है। और यहाँ पर एक रिवर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाली रिवर इसको बोलते हैं नेपाल में, भारत में इसको काली रिवर कहा जाता है। तो एक प्रकार से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि ये जो रिवर है यही डिवाइड करेगा भारत को और नेपाल को। तो अगेन इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका काली रिवर, काली नदी, ठीक है। तो काली नदी अगर हम देखें तो ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री बन जाएगी और इसके इधर जो है वो पूरा भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है इसके सोर्स को लेकर। समझिए क्या है कि इस पूरे ट्रीटी में ये कहीं नहीं लिखा गया कि रिवर का सोर्स जो है, एग्जैक्ट सोर्स वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी ट्रीटी है जिसमें ये बोला जाए एवरीथिंग ईस्ट ऑफ रिवर एक्स बिलोंग टू कंट्री ए, ठीक है ना। इमेजिन उस नदी जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। इसको मैं आपको बेसिकली इससे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टेरिटरी का पूरा डिस्प्यूट है, आपने लिम्पाई दुरा, काला पानी और लिपू लेक सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भारत ये कहता है कि नदी का जो सोर्स है, काली नदी का सोर्स है वो काला पानी है, ठीक है, यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल का यही वाला हिस्सा उसके अंडर में आएगा। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, जो नदी का सोर्स है वो लिम्पाई दुरा से है, यहाँ से है। तो इसका मतलब नेपाल ये पूरा एरिया क्लेम करता है, ये अपना एरिया, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जैसे मान लो यहाँ पर नदी है पूरा, ठीक है। अब सपोज नदी यहाँ है, ठीक है, जनरली। अब इसके अलग अलग स्ट्रीम हैं नदी के, एक ही नदी के अलग अलग ऊपर की तरफ स्ट्रीम हो सकते हैं ना, बहुत सारा पानी आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वहाँ से ये पानी आ रहा है और इसको ज्वाइन करके ये नदी बन जा रही है, काली नदी। अब यहाँ पर जो नेपाल है वो क्लेम करता है ये वाला जो स्ट्रीम है वो काली नदी का हिस्सा है, लेकिन भारत ये कह रहा है नहीं, ये वाला तो ये वाला हिस्सा है। अब कहीं पर भी ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये नहीं लिखा गया कि ये वाला हिस्सा होगा स्ट्रीम या फिर ये वाला स्ट्रीम का हिस्सा होगा। एंड आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सारा डिस्प्यूट हो क्यों रहा है। तो अभी तो क्या है, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो लिम्पाई दुरा, ये काला पानी, लिपू लेक, ये पूरा एरिया जो है वो भारत के अंडर में है और नेपाल क्लेम करता है नहीं, ये पूरा एरिया हमारा होगा। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, लिपू लेक ये जो आप देख रहे हो ना, वो स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो ये मिलिट्री कॉरिडोर है, इंडिया चाइना फ्रंटियर के पास है। माउंटेन पासेस जो हैं, जो भी उसको कंट्रोल करता है वो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पर कैलाश मानसरोवर रूट, आप सब जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर के लिए, माउंट कैलाश जाने के लिए 2 रूट हैं। एक तो भारत जो है ये नथुला वाला पास इधर सिक्किम की तरफ से ले सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ जाता है। ये वाला जो लिपू लेक वाला रास्ता है उत्तराखंड से होते हुए, ये नज़दीक है यहाँ पर, तो आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि नेपाल ने ऑब्जेक्ट भी किया था कि हम जो अपने पिलग्रिमेज को भेज रहे हैं लिपू लेक के थ्रू, ये गलत है, लेकिन भारत ने नेपाल के ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली ट्रेड रूट आप समझ रहे होगे कि जो लिपू लेक है अल्टीमेटली यहाँ पर स्ट्रैटेजिक भी है, रिलीजियस भी है, इकोनॉमिक भी है। दैट इज़ वाई ये पूरा डिस्प्यूट इतना हाईली सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा कई लोग जिक्र नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं। ये लिपू लेक, लिम्पाई दुरा, ये सब तो है ही है एक डिस्प्यूट, लेकिन दूसरा एक और सुस्ता डिस्प्यूट भी है। सुस्ता डिस्प्यूट वो उससे अलग है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम जो रिवर की बात कर रहे हैं वो है गंडक नदी। गंडक नदी बेसिकली आपको बिहार में देखने को मिलेगी, ये भी नेपाल से ऊपर से होकर आती है, ये आप देखोगे यहाँ पर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें ट्रीटी वगैरह का दिक्कत नहीं है, इसमें नदी की दिक्कत हो जाती है। कभी नदी अपना कोर्स जो है वो इधर कर देती है शिफ्ट, कभी दूसरी तरफ कर देती है ना। जस्ट इमेजिन, बात तो ये है कि बाउंड्री ये बना हुआ है कि गंडक नदी जो है वो आपका नेपाल और भारत के बॉर्डर को डिफाइन करेगी, लेकिन अगर नदी ही अपने आप को शिफ्ट करती रहे इधर उधर, तो कभी भारत के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, क्लेम करेंगे हमारा लैंड है ये, अब वो उन्होंने कुछ उधर उगाया था तो पता चला नदी इधर आ गई, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गया। मतलब ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं भारत और नेपाल के बीच में बिकॉज ऑफ रिवर्स। अच्छा, यहाँ पर जो पूरा डिस्प्यूट है वो 2019 के बाद क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया था? क्योंकि भारत में आपको याद होगा आर्टिकल 370 हमने हटाया था, जम्मू कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइज हुआ था, तो इसके लिए भारत को अपना नया मैप जारी करना पड़ गया। अब भारत ने ऐसा कोई चेंज नहीं किया, लेकिन नेपाल ने इस नए वाले मैप को जो है रिजेक्ट कर दिया, काउंटर किया, कहा कि आप इस मैप में हमारा वाला जो एरिया है वो क्यों दिखा रहे हो, लिम्पाई दुरा, काला पानी। तो नेपाल ने भी काउंटर करने के लिए 2020 में अपना एक नया मैप जारी कर दिया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक, ये सब कुछ नेपाल के अंदर दिखा दिया। इनफैक्ट केपी शर्मा ओली, आपको याद होगा, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा दिया
ताकि यहाँ पर जो है उसके ऊपर क्लेम किया जा सके। लेकिन देखिए यहाँ पर बालेन शाह ने ये जो जिक्र किया है इसकी वजह से अब काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। मतलब अब एक चीज़ क्लियर हो जाती है ना कि यहाँ पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स नॉट दैट कि भारत ने गलत तरीके से कोई नेपाल की टेरिटरी ले ली। भारत का कभी मकसद ही नहीं रहा है, ना हमने कभी किया है ये चीज़। लेकिन यहाँ पर अब बालेन शाह का ये कहना कि देखो ये हिस्टोरिकल कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ट्रीटी में इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और इसीलिए नेपाल भी कुछ टेरिटरी भारत का ले रखा है। तो इसलिए बालेन शाह यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि हमें यूके को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के एरा के दौरान यहाँ पर हुआ था। लेकिन देखो भारत इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा भारत ने हमेशा से थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट किया, चाहे वो कश्मीर हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो। अब मान लो भारत इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो पाकिस्तान तो बोल देगा ना कि जब हम बात करते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए, तब तो आप कहते हो कि ये बायलैटरल इशू है। तो इसी की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली भारत को इसमें ऐतराज़ होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, नए नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, वो पॉलिटिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते हैं नेपाल के, जो बयान देते हैं, उनसे आपको अलग देखने को ये मिलेगा। ऑल्दो मैं जिनसे भी बात करता हूँ नेपाल में, यही समझ में आता है कि बालेन शाह को ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, मतलब प्रेस को ना किसी से कोई बात नहीं करते हैं, और बहुत कड़े कड़े कुछ कदम ले रहे हैं जो कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है। तो बालेन शाह अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स में आने से पहले सिविल इंजीनियर थे, रैपर थे, इंडिपेंडेंट मेयर भी रहे हैं काठमांडू के। तो उनका जो राइज है वो दिखाता है कि यूथ का जो फ्रस्ट्रेशन था जिस तरह से नेपाल में, एंटी करप्शन सेंटीमेंट, तो पॉलिटिकल एलिट से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, उन्होंने उसको चीज़ को रिजेक्ट किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम बालेन शाह की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर नेपाल की भी अक्सर चर्चा होती है। देखो ग्रेटर नेपाल बेसिकली एक आइडिया है जिसमें वो क्लेम करता है नेपाल, कई बार कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 1816 जो सुगौली ट्रीटी हुआ था उसके पहले यहाँ पर जो टेरिटरी नेपाल ने ऑक्यूपाई किया था, उत्तराखंड में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में, वो नेपाल का पार्ट होना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पर बालेन शाह जब मेयर थे आपके काठमांडू के, तो उस समय भी उन्होंने ऑफिस में कुछ इस तरह की पिक्चर लगाई थी जिसमें ग्रेटर नेपाल को दिखाया था। तो इसकी वजह से भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही थी। खैर जो भी है, क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा। देखो एक तो बात क्लियर है कि भारत इस चीज़ को कहेगा, हाँ भाई बात तो ठीक है कि यहाँ पर नेपाल भी जो है वो कुछ टेरिटरी हमारे पर ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इश्यूज़ कुछ डिफरेंट है, ना कि भारत जो है कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जिससे नेपाल को तकलीफ हो। लेकिन जहाँ तक सवाल है यूके मीडिएशन का, प्रॉब्ली भारत इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और यही फोकस करेगा कि जो बायलैटरल डायलॉग है वो किया जाए। एग्जिस्टिंग जो डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेपाल ने ब्रिटिश को कौन कौन से इवेंट के दौरान सपोर्ट किया था, ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच अवेलेबल है। सभी में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। टेस्ट, रिवीजन, मेंटरशिप, असेसमेंट सब कुछ मिलता है। एक प्रॉपर डैशबोर्ड है, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। कोई भी और डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।